हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनर्जी ऑनलाइन क्लासेस। सबसे पहले आप सबको थैंक यू, आपने हमारे वीडियोस को काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है। जैसे आप सबको पता है कि हमने अभी 250 क्वेश्चंस की साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज़ लॉन्च कर रही है एयरफोर्स के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। और जो एग्ज़ाम्स जो ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये तो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं या इन क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आपने हमारे सारे वीडियोस देख के एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो और ये एयर फोर्स के अलावा भी सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप सारे वीडियोस को देखिए और अपने दोस्तों की भी हेल्प करने की कोशिश करिए। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं या 1 जूल बराबर कितने कैलोरी होता है। सो करेक्ट आंसर इज 0.24। अब आपने शायद पढ़ा हो कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, ये भी पूछा गया है कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.184 जूल है। अब बस इसी का उल्टा पूछ दिया गया है कि 1 जूल इक्वल्स टू कितनी कैलोरी होगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 1 जूल इक्वल्स टू 1/4.184 जूल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.24 इज़ करेक्ट आंसर। अब जो कैलोरी होती है ये मात्रक किसकी है, जूल किसकी मात्रक है। जो दोनों मात्रक हैं ये दोनों तुम्हारी मात्रक हैं ऊष्मा की, दोनों मात्रक हैं ऊष्मा की। अब आता है दो यूनिट होती है, एक एसआई मात्रक होती है, एक सीजीएस यूनिट होती है। अब ये क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर ही एयरफोर्स में पूछा गया था कि ऊष्मा की जो एसआई मात्रक है वो क्या होती है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये काफ़ी बच्चों ने गलत किया था, तो हमेशा याद रखना ऊष्मा की एसआई मात्रक जूल होती है। बहुत सारे बच्चों ने कैलोरी की थी, जो कैलोरी होती है वो सीजीएस यूनिट होती है। अब आप सोच रहे होंगे जूल तो कार्य की भी होती है, ऊर्जा की होती है, वो तो होती है, लेकिन साथ में ऊष्मा की एसआई मात्रक भी जूल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीत होता है, प्रकीर्णन के कारण। जो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन होता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में जैसे जो धूल के कण हैं या वायु के कण हैं वाष्प से टकरा के फैल जाता है चारों दिशाओं में, तो इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि बादल का रंग सफ़ेद होता है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सिग्नल का लाल रंग का होना या आकाश का रंग नीला प्रतीत होना। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तब, तो इधर तब नहीं होगा, यहाँ होगा तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पानी के स्तर उतना ही रहेगा। उतना ही कैसे रहेगा, हमेशा याद रखना, जैसे कोई बीकर है, अगर इस पर पानी भरा हुआ है, कोई बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है तो उसका थोड़ा भाग तो नीचे डूबा हुआ होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज़ पानी में तैर रही है तो वो अपने भार के बराबर पानी को हटा चुकी होती है, अपने भार के बराबर पानी के हटा चुकी होती है। जैसे आपने पूरा एक गिलास लिया, एक गिलास पूरी तरह से भरा हुआ है, आपने इस पर बर्फ़ का टुकड़ा डाला तो यहाँ से कुछ पानी फैल जाएगा। जो पानी फैलेगा वो बर्फ़ के भार के बराबर होगा। इसी वजह से जब बर्फ़ बाद में पिघल जाएगी तो फिर भी उतने ही रहेगा, कोई पानी के स्तर में प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि कोई चीज़ डूबेगी कैसे। मतलब अगर यही चीज़ हम कहें कि बर्फ़ का टुकड़ा पानी में डूब रहा है, डूब जाता है, लेकिन बर्फ़ का टुकड़ा वैसे डूबता नहीं, कोई और भी चीज़ ले लीजिए, वो अगर डूबेगी पानी में तब डूबेगी जब वो अपने आयतन के बराबर पानी को हटा दे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम से पूछा गया है। कोई चीज़ पानी में कब डूबेगी, जब वो आयतन के बराबर पानी को हटा दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, जब जल है ऊंचाई से गिर रहा है तो क्या होगा, जल है ऊंचाई से गिर रहा है तो उस पर गतिज ऊर्जा होगी, गति होगी तो गति की वजह से गतिज ऊर्जा होगी, गति की वजह से क्या होगा, हमारा गतिज ऊर्जा होगी। तो जो वो गतिज ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है। इसकी वजह से हमारा ताप है, ताप पूछ रहे हैं तो ताप क्या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? तो पहला ऑप्शन है समुद्र तट पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर, समुद्र की गहराई पे। तो इसका करेक्ट आंसर है माउंट एवरेस्ट, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर समुद्र का ऊंचाई पर जब हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब होता है, ऊंचाई पर जा रहे हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाता है। इसी वजह से माउंट एवरेस्ट पर कोई भी चीज़ पकाने में हमें अधिक समय लगता है। या एक और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी एग्जाम्स में आया है कि जहाज़ में फाउंटेन पेन ले जाना मना होता है, क्योंकि जो फाउंटेन पेन होता है वो लीक करने लगता है। वो क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। अब जो वायुमंडलीय दाब होता है वो उसको मापते किससे हैं, तो याद रखना बैरोमीटर से। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको जो वायुमंडलीय दाब है उसको मापते हैं बैरोमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। मतलब कोई भी मैटर है, द्रव को मैटर भी बोलते हैं, उसको ना बनाया जा सकता है ना उसको ख़त्म किया जा सकता। आप लोगों ने काफ़ी लोगों को आता होगा कि इसका आंसर है ऊर्जा संरक्षण के नियम की वजह से, ऊर्जा संरक्षण के नियम की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपवर्तित रहेगा, पहले घटता है या फिर बढ़ता है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गलनांक क्या होता है। गलनांक होता है कि वह ताप या वह बिंदु जब कोई द्रव जब कोई ठोस द्रव में बदल जाए, जब कोई ठोस को हम लोग किस में बदल दें, द्रव में बदल जाए, वह उस बिंदु या उस ताप को क्या बोलेंगे, गलनांक। और जो हिमांक होता है, एक होता है हिमांक इसका उल्टा होता है। हिमांक जब कोई द्रव ठोस में बदल जाए तो उस बिंदु या उस ताप को क्या बोलेंगे, हिमांक बोलेंगे। अब जब याद रखना, जब भी दाब बढ़ाते हैं तो बर्फ़ का क्या होता है, गलनांक हमेशा घटता है, बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। अब इससे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हमने ये दो बर्फ़ के टुकड़े हैं, दो बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में सटा के रख दिया और इधर से दाब दे रहे हैं, इधर से दाब दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो कुछ समय बाद दोनों बर्फ़ के टुकड़े क्या हो जाएंगे, चिपक जाते हैं। क्यों, क्योंकि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाता है। या पूछ दें कि ये बर्फ़ का टुकड़ा है और इस पर हम लोग नमक छिड़क रहे हैं, नमक छिड़क दें तो क्या हो जाएगा, तो भी गलनांक क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा। या और क्वेश्चन आता है, घुमा के पूछते हैं कि जैसे जो बर्फीली जगह होती हैं वहाँ पे जहाँ पे बर्फ़ गिरती तो रोडों में बहुत सारी बर्फ़ आ जाती है, रोडों पे बहुत सारी बर्फ़ के ढेर जमा होते हैं। अब उसको हटाना तो इतनी जल्दी आसान नहीं है कि हटा सके मशीन से, तो वहाँ पे नमक का छिड़काव कर देते हैं, क्योंकि जो नमक होता है वो बर्फ़ के गलनांक को क्या कर देता है, घटा देता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण अभी बताया, प्रकाश क्यों फैलता है, विसरण मतलब प्रकाश क्यों फैलता है। आंसर, करेक्ट आंसर इज धूल का कण। जलवाष्प भी हो सकता है, लेकिन अब जब जलवाष्प और धूल के कण दोनों दिए गए तो करेक्ट ज़्यादा आंसर है, सही है, आप इसको प्रायोरिटी देंगे धूल के कण को, तो आंसर इज धूल का कण। वॉशिंग मशीन के कार्य का सिद्धांत, कि वॉशिंग मशीन किस कार्य पर सिद्धांत करती है, शायद ये क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया हुआ था, तो इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सदिश राशि क्या है। अब सदिश राशि दो तरह की राशि होती है हमारे पास, एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। दोनों में अंतर क्या होता है, जो सदिश राशि होती है इसमें परिमाण
और दिशा दोनों होते हैं, और जो अदिश राशि होती है इसमें सिर्फ परिमाण होता है। आप देख सकते हैं कि जो लंबाई है, समय है और द्रव्यमान, इन तीनों में क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, परिमाण होगा। तो ये तीनों क्या है, अदिश राशि हैं। अब पूछ रहे हैं इनमें से सदिश राशि कौन, जो वेग है वो उस पर क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। इसके बहुत सारे काफ़ी उदाहरण होते हैं। सदिश राशि क्या हो जाता है, उदाहरण जैसे हो गया विस्थापन, त्वरण, संवेग। और अदिश राशि की अगर बात करें तो हो गया चाल, दूरी, आपकी गति, ऊर्जा और कार्य, काफ़ी एग्जाम्पल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? किसकी इकाई क्या है, नहीं है, न्यूटन मीटर नहीं है। अब आपको शायद पता हो कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर मीटर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 जूल को क्या लिख सकते हैं, 1 जूल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा कि ऊर्जा, कार्य और गतिज ऊर्जा तीनों की यूनिट क्या होती है, जूल। और जो हमारा बल होता है, बल की यूनिट क्या होती है, मात्रक, न्यूटन सिर्फ होती है। अब हम 1 जूल इक्वल टू क्या दिया, न्यूटन मीटर। तो हम इन तीनों को न्यूटन मीटर भी बता सकते हैं। इन तीनों की इकाई न्यूटन मीटर हो सकती है। तो इस पर क्या पूछा गया, क्या कि न्यूटन मीटर इकाई किसकी नहीं है? करेक्ट आंसर इज बल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाएगी अपने आयतन के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर या भार। अभी इस क्वेश्चन को अभी दूसरा या तीसरे क्वेश्चन में बताया हुआ, तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक चल मतलब कोई एक चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, 12 mv² होता है कि नहीं होता है। अब हमें क्या करना है, गतिज ऊर्जा का वेग के साथ संबंध देखना है। तो किसका ये संबंध, क्या वेग के वर्ग के। अगर वेग को क्या कर रहे हो, दोगुना कर रहे हो, तो v डैश को क्या कर दे रहे हो, 2v कर दे रहे हो। तो 2 है, यहाँ पे वर्ग लगा तो क्या हो जाएगा, 4v हो जाएगा। तो 4v मतलब 4 गुना, तो गतिज ऊर्जा भी कैसी हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? अब गतिज ऊर्जा उसी चीज़ में होती है जब कोई चीज़ चल रही होती। तो आप चारों ऑप्शन देख के पढ़ के बता सकते हैं कि आंसर सही क्या होगा। अगर आपको नहीं पता है फिर भी, गोली चल रही है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी क्योंकि चल रही है। खिंचा हुआ धनुष, तो इस पे तो समझ नहीं आ रहा है। हथौड़ा, चलता हथौड़ा, इसमें होगी। बहता हुआ पानी, इसमें भी होगा। तो अब इसमें पूछ रहे हैं किस में नहीं होगी, आंसर क्या है, खिंचा हुआ धनुष। अब इस पर कौन सी ऊर्जा होगी, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये कोई धनुष है, इसको जब हम खींच के यहाँ पर रखे हुए हैं, इसको खींचे हुए हैं, तो इसमें हम लोगों के पास होती है, इस होगी हमारी कौन सी ऊर्जा, स्थितिज, इसमें होगी स्थितिज ऊर्जा। अब एक दूसरा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब हम कोई तीर को चलाते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा आएंगी। जब हम खींच के रखे थे तो स्थितिज ऊर्जा, जब चलाएंगे तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है अभी चलने लगा तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा। जब हम किसी भी तीर को चलाएंगे तो उसमें कौन सी ऊर्जा आएगी, गतिज ऊर्जा आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब संवेग का सूत्र क्या होता है, P बराबर mv होता है। P का v के साथ संबंध देख लो, ये कैसा है, अनुक्रमांक समानुपाती का है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अब वेग देख लो, ऐसे ही वेग को क्या कर रहे हैं, दुगना। अगर इस वेग को हम लोग दुगना कर रहे हैं तो संवेग कैसा हो जाएगा, ये भी दुगना हो जाएगा। अब गतिज ऊर्जा का संबंध कैसा रहता है, गतिज ऊर्जा कहते हैं समानुपाती होती है वेग के वर्ग के। अब वेग को हम दोगुना कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ग लगा है तो क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो दोनों ऑप्शन क्या है, दोनों उपयुक्त दोनों। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगर आप
चलिए हमारे आज के क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। आप अपना स्कोर बता सकते हैं, आपको कितने क्वेश्चन आपने सही सही किए हुए थे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।